नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे भूमि अधिग्रहण कानून के संबंध में चर्चा करूंगा। साथियों, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ टाइम पहले। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और उस वीडियो को जब आप लोगों ने देखा उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने उस पर क्वेरी किया और उनकी क्वेरी कुछ ऐसी थी कि जिसका समाधान उस वीडियो में नहीं था। हमने सोचा कि इसका अगला पार्ट बनाते हैं। तो साथियों, आपके जो भी सवाल रहते हैं आप मुझे उसको व्हाट्सअप या कमेंट कर सकते हैं इस पर। तो उसके माध्यम से मुझे जानकारी हो जाएगी कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनका जो कि आपको समझ में नहीं आया है या फिर जिनका जवाब जो कि भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित है आपको नहीं मिला है। तो हम उनको वीडियो के अगले पार्ट में भी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। और साथियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ में आने वाले टाइम में जब मैं भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित और भी जो नए नए फैक्ट रहेंगे या फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन रहेंगे, जो कमेंट रहेंगे, उसके आधार पर मैं आप लोगों को जो नई जानकारियां दूंगा आप लोग उससे भी अवेयर हो जाएंगे और आप लोगों को उसका भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा यूट्यूब के जरिए। तो साथियों, उस वीडियो में हमने आपको बताया था भूमि अधिग्रहण कानून से कि आप ज़्यादा मुआवजा किस तरह से प्राप्त करें। आपको विक्रय पत्र पेश करना पड़ेगा ज़्यादा मुआवजा प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा आपको और भी प्रूफ देने पड़ेंगे वहाँ पे कि आपका क्या है, किस आधार पे आपको खसरे की नकल देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे फैक्ट पर हमने चर्चा किया था। उसके बाद आज मैं आपको कुछ नए फैक्ट बताऊंगा कि आप जो अधिक मुआवजा प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक मुआवजा से मेरा तात्पर्य साथियों ये है कि आपके साथ इनजस्टिस ना हो, आपके साथ कोई अन्याय ना हो। क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून आपको पता है 1894 में पास किया गया था। उसके बाद इसमें 2013 में इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया है। उसके बाद इसका जो अमेंडमेंट का उद्देश्य ये था कि अगर किसी की जमीन जा रही है, किसी का अगर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसके साथ अन्याय ना हो। क्योंकि जमीन आदमी अपने वर्षों की कमाई के बाद कोई ज़मीन खरीद पाता है और उसके बाद अगर उसको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो उसके साथ ये इनजस्टिस होगा, उसके साथ ये अन्याय होगा। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। मैं आपको जो मैं आंसर बताऊंगा वो पहले आपको मैं एक सवाल के रूप में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस किस तरह से सवाल किए हैं और उसका क्या जवाब है, आपको वो जानकारी होगी। तो साथियों, पहला सवाल जो किया गया था मेरे से और काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जो इसकी जो मानक दर निकाली जाती है किसी भी भूमि अधिग्रहण कानून में किसी व्यक्ति को कितना मुआवजा देना है वह किस आधार पर निकाली जाती है। तो साथियों, इसका जवाब ये है कि भूमि अधिग्रहण संबंधित जब प्रकाशन किया जाता है तो उसके जिस भी एरिया को गवर्नमेंट उस लैंड को अधिग्रहित करना चाहती है, उसको एक्वायर करना चाहती है, उसके पहले के 3 साल तक उस एरिया में जितनी भी आपके रजिस्ट्री हुई हैं, जितनी भी ज़मीन बेची गई है, उन सभी का एक औसत मूल्य निकाला जाता है और उस औसत मूल्य के आधार पर मानक दर की गणना की जाती है। अब साथियों, इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ऐसा बताया कि हाँ, हमारा भी केस लगा है, हमने भी केस फाइल किया है और इसके पहले जो जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट में जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कोर्ट ने जो एक रेट बताया है, जो रेट का आकलन किया है वो ज़्यादा किया है और उस फैसले के बाद भी हमें कम मुआवजा दिया गया है। तो साथियों, इसमें भी एक उच्चतम न्यायालय का एक अच्छा जजमेंट है जिसमें ऐसा बताया गया है कि अगर किसी भी कोर्ट ने कोई फैसला दिया है उसी एरिया की भूमि के अधिग्रहण के संबंध में और रेट का आकलन किया है, रेट फिक्स किया है कि इन व्यक्तियों को जो कि प्रभावित है उनको इतना मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो साथियों, जो आने वाले टाइम में जो भी मुकदमे फाइल किए जाएंगे तो उनको उस जजमेंट का आधार बनाया जा सकता है। और साथियों, अगर आपके पास ऐसा कोई जजमेंट है जो कि उसी जमीन से संबंधित है लेकिन पहले की कोर्ट ने दिया हुआ है तो आप उस जजमेंट को भी आधार बना करके कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और जब आपको एविडेंस पेश करना हो तो साथियों आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लगाइए कि पहले की कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया था उसमें कोर्ट ने किस तरह से बताया था कि यहाँ पे जो जमीन जो जिनका अधिग्रहण किया जा रहा है उसका जो मुआवजा है इस रेट पर मिलेगा। तो साथियों, आप भी उस रेट के हकदार हो सकते हैं। साथियों, जो जजमेंट था ये स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वर्सेस वासुदेव चंद्रशेखर एवं अन्य 1998 का जजमेंट था। इसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की भाषा बताता हूँ उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा था इस पर। साथियों, इसमें यह था कि प्रतिकर के निर्धारण में जो अधिनिर्णय पहले पारित किया गया है वह अन्य प्रकरण के लिए सुसंगत साक्ष्य है, इसलिए पूर्व के निर्णय को पश्चातवर्ती निर्णय में भूमि अधिग्रहण के संबंध में अधिनिर्णय पारित करते समय उसको आधार बनाया जा सकता है। अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जो भी निर्णय बाद में पारित किए जाएंगे
कोर्ट के द्वारा वो पहले के पास किए हुए उसी कोर्ट के निर्णय को आधार बना सकते हैं और उसके आधार पर भी जजमेंट दिया जा सकता है। अब साथियों, इसके बाद कुछ लोगों ने अगला सवाल किया था, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर आपके आसपास की जो ज़मीन है उसकी जो रजिस्ट्री की जा रही है वो ज़्यादा कीमत पे की जा रही है और सरकार आपको उस कीमत का मुआवजा नहीं दे रही है, तो हमने आपको बताया था कि आपको उसके लिए कोर्ट में विक्रय पत्र पेश करना पड़ेगा, रजिस्ट्री पेश करना होगा, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करना होगा और आपको बताना होगा कि किस तरह से जो बाकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो ज़्यादा कीमत पे हो रही हैं, तो आपको भी उसी कीमत पे सरकार के द्वारा आपको कंपनसेशन मुआवजा देना चाहिए। तो साथियों, इसमें भी एक मेहरलाल खेवाजी ट्रस्ट फरीदाबाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स का जजमेंट था। ये 2012 एआईआर में पब्लिश हुआ था, यह भी उच्चतम न्यायालय का जजमेंट था। साथियों, इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि जहां एक से अधिक विक्रय पत्र कोर्ट को दिए जा रहे हैं, वहां उनमें से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का होगा उसको कोर्ट अपना आधार बनाएगी। अब आपको मैं इस जजमेंट की एक्चुअल लाइन बताता हूँ, कोर्ट ने इसमें क्या कमेंट किया था। जहाँ एक से अधिक विक्रय पत्र उदाहरण तुलना वित्त के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में सबसे अधिक कीमत के विक्रय पत्र को लेन देन के उदाहरण के तौर पर बाजारू मूल्य निर्धारित करने के लिए विचार में लिया जाएगा। साथियों, इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा कीमत का जो भी वहाँ पे रजिस्ट्री हुई होगी उसको कोर्ट आधार बनाएगी। साथियों, मैं अपने वीडियो में आपको जजमेंट का हवाला इसलिए देता हूं ताकि आप आने वाले टाइम में अगर आप कभी कोर्ट केस करें तो आप इस जजमेंट को समझें और इस जजमेंट को आप वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। इन जजमेंट के जरिए आपको हो सकता है कि आप जो जजमेंट है जो आपके साथ वो जो कोर्ट फैसला करने वाली है वो आपके पक्ष में करें, क्योंकि आपने उनको ऐसे साइटेशन पेश किए हैं। और साथियों, इसके अलावा कुछ लोगों ने और भी सवाल किए। उनका सवाल ये था कि कई बार हमारी जो ज़मीन है वो शहरी क्षेत्र में है लेकिन वो हमारी कृषि भूमि है। साथियों, यहाँ पे सबसे एक विवादास्पद विषय ये बन जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी ज़मीन नगर निगम सीमा के अंदर ली है और वहाँ पे इमारतें और बिल्डिंग बनी है, आपने वहीं पास में ही कोई ज़मीन ली है और प्लॉट परचेज किया है, लेकिन आपने जो परचेज किया है प्लॉट वो कृषि भूमि के रूप में आपने परचेज किया है, आपने उसका डाइवर्जन नहीं कराया है, लेकिन आसपास इमारतें बनी हैं और आपने जब उसकी रजिस्ट्री कराई है तो उसके प्लाट के चारों तरफ या तो रोड गई हुई है या तो किसी का प्लॉट है, प्लॉट टुकड़ों में है। तो इससे प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पर आपने जो प्लॉट खरीदा है ये अपने आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदा है, ना कि कृषि भूमि के लिए। क्योंकि अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का अगर आपने प्लॉट खरीदा है किसी नगर निगम सीमा के अंतर्गत, तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने वो जो प्लॉट खरीदा है वो किसी कृषि भूमि के लिए खरीदा है, भले ही आपने उसका डाइवर्जन ना कराया हो कृषि भूमि से आवासीय, फिर आवासीय से कमर्शियल, आपने जिस भी पर्पज़ के लिए खरीदा हो। लेकिन साथियों, इसमें कई बार आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता है, आपके पास जो आपके पास जो खसरा है उसमें ऐसा लिखा हुआ है वो कृषि भूमि है या फिर असिंचित भूमि है। और कई बार जो भू अर्जन अधिकारी होते हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होते हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, वो जो निर्णय पास करते हैं वो आपको जो मुआवजा देते हैं वो इस आधार पर देते हैं कि आपकी ज़मीन असिंचित है। क्योंकि आपको भी पता है असिंचित ज़मीन का जो मुआवजा है तो की जो दर होती है वो काफ़ी कम होती है। तो साथियों, इस बारे में भी हमने 2-3 जजमेंट देखा और उन जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। साथियों, इन जजमेंट को आप नोट कर सकते हैं और इन्हें आप पढ़ भी सकते हैं, गूगल के थ्रू पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा कि किस किस तरह से कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वो निश्चित तौर पे जो प्रभावित लोग होते हैं उनके पक्ष में होते हैं, जिनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो साथियों, ये जो पहला जजमेंट था हम आपको बता रहे हैं इसमें कि अगर आपकी ज़मीन असिंचित है लेकिन आपकी आवासीय क्षेत्र में आ रही है, ज़मीन आपकी नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आ रही है, तो आप इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। साथियों, ये जजमेंट था विशेष भू अर्जन अधिकारी एवं अन्य वर्सेस एम.के. रफीक साहब, 2011 का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ये MPLJ में प्रकाशित भी हुआ था। साथ ही इसमें जो एग्जैक्ट जो वर्डिंग बताई गई है वो ये है, जहाँ कृषि भूमि आवासीय क्षेत्र में स्थित हो और विकसित और औद्योगिक क्षेत्र के मध्य में स्थित है, तब अर्जित कृषि भूमि को क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु गैर कृषि भूमि के रूप में विचार किया जा सकता है। साथियों, यही बात है यहाँ पे कि जहाँ पे आपकी ज़मीन आवासीय क्षेत्र में आ रही है लेकिन वो कृषि भूमि है, तो वहाँ पे जब मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है तो उसे गैर कृषि भूमि के रूप में विचार किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिशनरी वर्ड यूज किया गया, तो निश्चित तौर पर कोर्ट को विवेकाधिकार दिया गया है कि वो उस पर विचार करे और हो सके तो जजमेंट जो है अपना जो फैसला है वो प्रभावित लोगों के पक्ष में सुनाए। साथियों, इसी से जुड़ा हुआ एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये और भी है, ये सुगंथला द्वारा
ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनके जो लीगल हेयर हैं वो थे वर्सेस विशेष तहसीलदार भू अर्जन एवं अन्य 2010 का जजमेंट था। साथ ही में इसमें ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति भी आवेदन कर रहा है कोर्ट में, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि वो यह साबित करे कि जो भी कंपनसेशन, जो भी मुआवजा दिया गया है वह मुआवजा कम दिया गया है और उसके बदले में उसे ज़्यादा मुआवजा प्राप्त होना चाहिए। इसमें जो एग्जैक्ट जो वर्ड यूज किया गया है साथियों वो ये है कि दावेदार को यह दर्शाना होगा कि निर्णय में उसकी ज़मीन के लिए जो भी कीमत प्रस्तावित की गई है वह कम है और ज़मीन के बाजारी मूल्य को साबित करने का भार हमेशा दावेदार पर रहता है। दावेदार मीन्स जो आवेदक है उसको भी यह साबित करना होगा कि जो बाजार की जो कीमत दी जा रही है उस व्यक्ति को वह मार्केट रेट जो मार्केट वैल्यू है उससे कम दी जा रही है। इसकी अगली लाइन है साथियों, जहां अर्जित भूमि पर कई इमारतों का होना और कथित जमीनों पर इमारत होने से उसे आवासीय स्थल कहा जाएगा। यहाँ पे आवासीय स्थल की डिफिनेशन भी बताई गई है कि जहाँ पे कई सारी इमारतें हैं और आपकी ज़मीन वहीं पे है तो उसे निश्चित तौर पर आवासीय में भी काउंट किया जाएगा। और जब जमीन के कुछ हिस्से को आवासीय स्थल माना जाएगा तो इससे सटी हुई जमीन के निकट भविष्य में आवासीय स्थल के रूप में बेहतर तरीके से उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। इस जजमेंट का जो एक प्रकार से आपको जो इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि जो भी आवासीय जमीन है, जो भी जमीन आपकी आवासीय एरिया में है तो निश्चित तौर पर अगर वो कृषि भूमि भी है तो उसे आवासीय के रूप में ही उपयोग किया जाएगा। अब साथियों इसके बाद लोगों ने अगला सवाल किया था कि अगर मान लीजिए कि हमने आपको ऐसा बताया था वीडियो में कि आपको विक्रय पत्र पेश करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका जो अभी 2021 चल रहा है और आपने जो विक्रय पत्र पेश किया 19 का पेश किया है, क्योंकि आपको उसी टाइम का 2-3 साल का पेश करना पड़ेगा। अब अगर आपने 2019 का पेश किया है विक्रय पत्र तो आपका मान लीजिए कि 2019 के अकॉर्डिंग अगर रजिस्ट्री में और उन सब चीज़ों को देखने के बाद एग्जाम्पल के जरिए अगर आपका जो स्क्वायर फीट में जो कीमत आ रही है मान लीजिए 500 रुपये स्क्वायर फीट आ रही है तो 2019 में 500 रुपये आएगी। उसके बाद 10 से 12% हर साल उसमें वृद्धि होती है। अगर 2019 में अगर वो 500 रुपये है तो उसके बाद 2020 में उसका 10% बढ़ा हुआ, फिर 2021 में उसका 10% बढ़ा हुआ। इस तरह से वो कंटिन्यू 10 से 12% उसकी बढ़ोतरी के बाद ही आपको मुआवजा दिया जाएगा। इसका भी जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें ये सरदार जोगेंद्र सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2008 का जजमेंट है साथियों। इसमें ऐसा कहा गया है जहां भूमि शहरी क्षेत्र के समीपवर्ती होकर गैर कृषि भूमि के विकास की क्षमता रखती है वहां पर यह सुस्थापित विधि है कि उसके बाजार मूल्य में 10 से 12% की वृद्धि की जा सकती है। तो साथियों अगर आपने जो उसमें जो विक्रय पत्र पेश किया अगर वो 2 साल पहले का पेश किया तो निश्चित तौर पे उसमें आपको हर साल 10% की वृद्धि के साथ ही आपका अगर आपको 2021 में कंपनसेशन काउंट हो रहा है तो आपको हर साल 10% वृद्धि के साथ ही आपको उसका मुआवजा निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद साथ ही हमने आपको बताया था कि इसमें जो आपका जो बढ़ा हुआ जो मुआवजा होगा उसमें सोलेसियम राशि भी 30% उसकी भी वृद्धि की जाएगी। अब इसके अलावा साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके अलावा और काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें और भी ऐड कर देता हूं कि साथियों कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट दिया जाता है कोर्ट के, मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 2021 में, अब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा। तो साथियों इसके लिए ब्याज की गणना का क्या तरीका होता है, उसका जो तरीका होता है साथियों कि जब से अधिसूचना प्रकाशित हुई है तब से लेकर और जब से आपको अवार्ड दिया गया है तब से आपको जो ब्याज रहेगा वो 12% की दर से दिया जाएगा। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो अवार्ड राशि जिस दिन आपको दी गई या तो आपका जिस दिन कब्जा लिया गया है, इन दोनों में जो भी पहले होगा उसका आपको 12% दिया जाएगा। इसके बाद साथियों उस दिन मान लीजिए आपको मुआवजा मिल गया, मान लीजिए आपको मुआवजा मिल गया 2019 में, आपको जजमेंट आया 2022 में, तो उसके बाद हर साल 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब साथियों मान लीजिए जजमेंट आया 2021 में, लेकिन आपको 2021 से 1 साल हो जाने के बाद भी अगर आपको मुआवजा सरकार द्वारा नहीं मिलता है तो उसके बाद 15% की दर से आपका टोटल जो भी मुआवजा आपका 15% की दर से काउंट किया जाएगा। तो साथियों ये थे कुछ सवाल जो हमने आपको बताया। इसके बाद कुछ सवाल और भी हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए आपको मैं इस वीडियो में चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, तो उनका मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में जिक्र करूंगा। साथियों उसके बाद कुछ और भी लोगों के सवाल थे कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था और जो 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है, तो निश्चित तौर पर जो 2013 में आया है उसका जो प्रभाव है, उसका जो कंपनसेशन है वो ज़्यादा है। तो अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि वो
किस कंडीशन में 2011 का एक्ट लागू होता है और कब ये आपका 1894 का एक्ट लागू होता है।